बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। MTH 401 लेक्चर नंबर 6 आज हमने डिस्कस करना है। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें। और अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स जो मैं स्ट्रगल की है, मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मौजूद है। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप लिंक ज्वाइन करके भी ये नोट्स हासिल कर सकते हैं और व्हाट्सएप करके भी मुझे पर्सनली भी ये नोट्स हासिल कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको ये बताता चलो कि ये बुक जो है MTH 401 दिस इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत मुश्किल किताब है। कोई कोई बंदे को आती है समझ, और जिसको समझ आ जाती है उसके लिए बहुत आसान है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं वो जिसको कहते हैं ना कि गोल के दिमाग में डाल देना, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आप साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी और मज़ीद मेहनत करूं। चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होगा, अभी बता रहा हूँ आपको। इंटीग्रेटिंग फैक्टर टेक्निक, हमने पिछले लेक्चर में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m ओवर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल आ जाए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n ओवर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x, तो हम कहते थे कि जी वो इक्वेशन जो है वो हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है। अब ये लाजमी तो नहीं कि हमारे पास हर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट ही है। कुछ ऐसा भी पॉसिबल है कि हमारे पास नॉट एग्जैक्ट भी आ सकती है। तो उसको सॉल्व करने के जो टेक्निक्स है ना, आज वो हमने डिस्कस करनी है। उसको सॉल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ता है सबसे पहले। तो आज का जो लेक्चर है ना ये इसी सिलसिले में है। मतलब मैंने आपको सारा जो थीम है ना वो बता दी है। ठीक है। हमारे पास कुछ केसेस आते हैं। पहले केस 1 है। केस 1 में अगर तो वो कहता है कि जी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m ओवर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n ओवर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x डिवाइडेड बाय n, अगर तो इज इक्वल टू p ऑफ x। p ऑफ x हमारे पास क्या फंक्शन ऑफ x है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। dm पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m ओवर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y को हम my भी लिख सकते हैं, माइनस nx भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो टेक्निक्स है ना ये आपको थोड़ा सा जब आप एग्जाम्पल में जाएंगे ना तो आपको फिर पता लगेगा ये हमने कर क्या रहे हैं। अभी आपको नहीं कुछ भी समझ आएगी इसकी। लेकिन आपने ये फार्मूला जो है ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने का फार्मूला जो है वो ये होगा। इसमें जितने भी केसेस होंगे सबका डिफरेंट होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने का फार्मूला। ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम IF भी कहेंगे, I से इंटीग्रेटिंग और F से फैक्टर। IF इज इक्वल टू होता है e की पावर p ऑफ x dx का इंटीग्रल। केस 2 है हमारे पास। केस 2 में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n ओवर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m ओवर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू होता है हमारे पास ओवर m इज इक्वल टू होता है हमारे पास p ऑफ y के। ठीक है। और इसका इंटीग्रेटिंग फार्मूला फैक्टर फाइंड आउट करने का फार्मूला जो है वो हमारे पास होता है e की पावर p ऑफ y dy का इंटीग्रल। ठीक हो गया। केस 3 है हमारे पास। केस 3 में कुछ ये है कि अगर इफ y इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एक्स जी एक्स कॉमा वाई डी ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 हो, देन एक्स एम प्लस वाई एन नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला जो है वो 1 ओवर एक्स एम प्लस 1 ओवर वाई एन होगा। ठीक है। केस 4 में हमारे पास जो फार्मूला होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने का एक्स एम माइनस वाई एन होगा। ऊपर वाले में केस 3 में प्लस एन था, नीचे वाले में माइनस एन आएगा। अच्छा, अब ज़रा आगे चलते हैं। नोट है हमारे पास एक
ये आप समझ रहे होंगे कि सर पता नहीं क्या पढ़ाई जा रहे हैं। ये आपने फॉर्मूलाज जो हैं इनको आपने याद रखना है। अच्छा जी, नोट हमारे पास है, वो कहता है इफ m dx plus n dy equal to 0 it is homogeneous, then we use formula for integrating factor is 1 over x m plus y n, and when m dx plus n dy not equal to 0 it is non homogeneous, then फॉर्मूला जो हमारा होगा वो ये वाला होगा, माइनस वाला। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। मतलब अब आपको ये बता दिया गया है कि अब अगर आपके पास होमोजीनियस आएगा तो आपने केस नंबर 3 को अप्लाई करना है, केस नंबर 3 को। और अगर आपके पास होमोजीनियस नहीं आता तो आपने केस नंबर 4 को अप्लाई करना है। ये केस नंबर 4 का फॉर्मूला है। ओके हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे एग्जाम्पल है हमारे पास। एग्जाम्पल में वो हमें उसने वैल्यू दी है 1 over x square plus y square इज अ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ x square plus y square माइनस x dx माइनस y dy इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन करते हैं इसका। हम इस इक्वेशन को, ये जो हमारे पास गिवन है, इसको हम इक्वल टू 1 कर देते हैं। ओके हो गया। अब हमने फाइंड आउट करना है एग्जैक्ट, क्या हमारे पास ये इक्वेशन जो है, सबसे पहले इन क्वेश्चंस में आपने जो स्टेप लेना है वो ये है कि आपने सबसे पहले इसमें फाइंड आउट करना है कि आया जो हमें गिवन इक्वेशन है क्या ये एग्जैक्ट है कि नहीं है। अब देखते हैं एग्जैक्ट के लिए हम क्या करते थे, हम dx की वैल्यू को m के इक्वल कर लेते थे और उसको पार्शियल डेरिवेशन उसकी लेते थे विद रिस्पेक्ट टू y। तो हमारे पास m की वैल्यू जो है वो निकल आई, m की वैल्यू निकल आई 2y। इसी तरह ही हम क्या करते थे, हम dy वाले को n के रिस्पेक्ट लेते थे, ठीक है ना, और x के विद रिस्पेक्ट हम उसको पार्शियल डेरिवेशन करते थे। तो जब हमारे पास my और nx जो है वो इक्वल आ जाते थे तो हम कहते थे कि ये हमारे पास एग्जैक्ट है। अब ये देखें, यहाँ पर nx की वैल्यू जो है वो 0 आ रही है और my की वैल्यू क्या है, वो 2y आ रही है। तो नॉट इक्वल टू, बोथ आर नॉट इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि जी ये हमारे पास दिस इज नॉट एग्जैक्ट। अब ये एग्जैक्ट नहीं है, उसने हमें गिवन दिया हुआ है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सम क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनमें आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं गिवन होगा, वो कहेगा कि जी इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करें। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने उसको चेक करना है कि आया ये जो इक्वेशन हमें उसने दी है ये एग्जैक्ट है कि नहीं है। अगर तो एग्जैक्ट है तो जो लेक्चर नंबर 5 में आपको मेथड समझाया है उसको फॉलो अप करना है। अगर एग्जैक्ट नहीं है तो फिर आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। आगे एग्जांपल आएगी, इससे आगे आप उससे मज़ीद सीखेंगे। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो इक्वेशन 1 के साथ, इक्वेशन 1 जो है वो हमने ऊपर निकाली हुई है, लिखी हुई है, उसके साथ अगर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हो तो अब ये इक्वेशन जो है ये एग्जैक्ट की फॉर्म में जाएगी। ज़रा देखते हैं कैसे हो रही है। किया क्या कि ये देखें, इस 1 over x स्क्वायर को उसने मल्टीप्लाई कर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई के साथ एक और माइनस एक्स के साथ एक, ठीक है, यहाँ पर यही लिखा हुआ है। इसी तरह ही y को मल्टीप्लाई कर दिया उसने 1 over x स्क्वायर प्लस वाई के। अब जो जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही थी वो कैंसिल आउट हो गई और जो बाकी हमारे पास बचा वो ये वाला फैक्टर बच गया। अब हमारे पास जो है वो कुछ ये सिचुएशन बन गई कि हमारे पास dx की वैल्यू भी आ गई है और dy की वैल्यू भी हमारे पास निकल आई है, ये dx की वैल्यू और ये dy की। अब हम अगेन वही काम करेंगे इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए। वो क्या करेंगे, हम dx को इक्वल टू m कर देंगे और डेरिवेशन उसकी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, और इसी तरह ही dy को हम इक्वल टू n कर देंगे और उसकी डेरिवेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये my का मतलब है कि हम डेरिवेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, m की वैल्यू की, और nx का मतलब है कि हम डेरिवेशन कर रहे हैं n की वैल्यू की विद रिस्पेक्ट टू x। तो सिंपल सा काम है, ये सिंपल से स्टेप लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये आप खुद समझिएगा।
आपको समझ भी आएगी, ऐसा नहीं कि मैंने स्टेप को मिसिंग किया हुआ है। इसी तरह ही ये n की वैल्यू के लिए ये nx के फैक्टर हमने निकाल लिए। अब इनको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आई ना वो स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई। my की वैल्यू जो है वो हमारे पास इक्वल आ गई 2x y ओवर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, और nx की वैल्यू आ गई हमारे पास 2x y ओवर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र होल का स्क्र। मतलब कि दोनों my और nx इक्वल आ गए। ओके हो गया। अब हमने इसमें से क्या करना है, हमने इसमें से वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर्मूला यूज़ करके। फॉर्मूला ये वाला जो है ये हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा हुआ है, इसको याद रखना है। ये क्वेश्चन इसीलिए लेंथी हैं कि इनमें हमें पिछले जितने भी स्टेप्स होते हैं, जितने लेक्चर में हमने स्टेप्स पढ़े होते हैं, वो सारे आहिस्ता 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 इंक्लूड होते जाते हैं और ये क्वेश्चन लंबे हो जाते हैं। इसलिए ये लेक्चर जो है ना ये काफ़ी लेंथी होते हैं। ठीक है। इंटीग्रल ऑफ m dx प्लस इंटीग्रल ऑफ टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x dy इज इक्वल टू k। अब हमारे पास n की टर्म जो कि x के बगैर है वो तो ऐसी कोई भी नहीं है। ठीक है ना। ये देखें यहाँ पर पूरी टर्म में x 2 दफ़ा आ रहा है, मतलब एक दफ़ा ऊपर आ रहा है और नीचे भी आ रहा है, उसका स्क्वायर का स्क्वायर आ रहा है, तो मतलब ये टर्म हम लिखेंगे ही नहीं। ठीक हो गया। और m की टर्म एज इट इज़ लिख ली। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन के लिए भी मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व किया हुआ है, आप देख सकते हैं। इस यहाँ से आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx है ना आपके पास। अब ज़रा देखें, आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो इट्स मीन कि आपके पास x का डेरिवेटिव जो है वो ऊपर मौजूद होना चाहिए। तो ऊपर आपके पास क्या है, x है, तो x का एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है आपके पास, वो आपके पास आता है 2x। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और अंदर 1/2 और 2 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को अंदर ले जाते हैं तो 1/2 बाहर रहने देते हैं, तो हमारे पास ये डेरिवेशन आ गई ऊपर। तो जो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी निकलेगी ना वो कुछ ये वाली निकलेगी, x माइनस ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये इक्वल टू हमारे पास k आ जाएगा। होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अब ज़रा आगे हम चलते हैं। ये वही बात है, यहाँ पर उसने इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस एग्जांपल में नहीं दिया हुआ। ठीक है, वैल्यू दी हुई है उसने, और उसने कहा है कि जी आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना। अच्छा, हमने क्या किया, हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमने माइनस वाली वैल्यू को उठा के इक्वल के दूसरी तरफ ले गए और इक्वल टू 0 कर दिया। अब यहाँ से हमने डी वाई वाली टर्म को m के इक्वल कर दिया और डी एक्स वाली टर्म को हमने m के इक्वल कर दिया और डी वाई वाली टर्म को हमने इक्वल टू n कर दिया। ओके हो गया। अब हमने m की डिफ्रेंशिएशन करनी है, पार्शियल डेरिवेशन लेनी है हमने उसकी विद रिस्पेक्ट टू y। तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा 3x प्लस 2y, और n की भी लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेशन करेंगे पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2x प्लस y। अब my नॉट इक्वल टू nx, तो इट्स मीन दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट। अब ये एग्जैक्ट नहीं है, तो अब हमने इसका इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड आउट करना है। इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जी हम my माइनस nx ओवर n कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास my की वैल्यू बड़ी आ रही है और nx की वैल्यू छोटी आ रही है, तो हमने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर दिया। हमारे पास इंटीग्रेटिंग जो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई वो आ गई इज इक्वल टू 1/x। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला क्या मैंने आपको बताया हुआ है, ऊपर मैंने स्टार्ट में ही आपको फार्मूला पढ़ा दिया था। अगर आपको याद हो तो मैं आपको उधर ही ले चलता हूँ। ये देखें, ये है जी हमारे पास my माइनस nx ओवर n, और इसका फॉर्मूला आपके पास क्या है, e की पावर p ऑफ x dx का इंटीग्रल। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने यही फार्मूला इस्तेमाल किया, e की पावर p ऑफ x dx का इंटीग्रल। जब हमने ये फार्मूला इस्तेमाल किया
तो हमारे पास हमें पता है कि 1/x dx जो है वो इक्वल टू उसका इंटीग्रल इक्वल टू आता है ln x के। तो ln और e आपस में कैंसिल हो गए, तो अब आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो इक्वल टू x आ गया। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हमने इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तब जाकर ये एग्जैक्ट बनेंगी। देखो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट क्यों करते हैं, जस्ट उस इक्वेशन को हमने एग्जैक्ट बनाना होता है, इसलिए हम ये इतना खपखपा करते हैं, ठीक है ना। पिछले लेक्चर में हमें उसने इक्वेशन जो दी थी वो थी ही एग्जैक्ट, तो हम ये काम नहीं करते थे। अब सिंपल सा काम किया, हमने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद dy वाली टर्म जो है उसको हमने इक्वल टू x कर दिया और dx वाली टर्म को इक्वल टू dy वाली टर्म को इक्वल टू n कर दिया और dx वाली टर्म को इक्वल टू m कर दिया। यहाँ से हमने पिछले स्टेप पे रिवाइज किए। उसके बाद m की डेरिवेशन की हमने विद रिस्पेक्ट टू x और y, और n की डेरिवेशन की विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपके पास जो इक्वेशन आई वो दोनों इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं my इज इक्वल टू nx। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या निकला हुआ है, x। अब जब हमारे पास ये एग्जैक्ट हो गई हैं तो हम इसके ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रल ऑफ m ऑफ dx प्लस इंटीग्रल ऑफ टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x इंटू डी वाई इज इक्वल टू c। ठीक हो गया। अब हमने सिंपल सा क्या काम किया कि जी जो m की वैल्यू थी उनको रख लिया, ठीक है ना, m की वैल्यू को रखा है, ठीक है, और m की वैल्यू को रख के ये देखें ज़रा, ये आप यहाँ पे इस स्टेप से थोड़ा सा मेरे से भी मिस्टेक होगी, मैं क्लियर नहीं बना सका इसको। ये देखें हमारे पास जो m की वैल्यू आ रही है ना वो ये आ रही है, ये वाली, ठीक है। इसका मैंने यहाँ पर जो स्टेप मैंने आपको बताया, यहाँ पर इंटीग्रल इसका अलहदा ले लिया और इसका अलहदा ले लिया, ये वाला काम किया यहाँ पे। तो इसको कंफ्यूज नहीं होना कि m की वैल्यू एक ही निकाली हुई है सर ने। यहाँ पर ये इंटीग्रल मैंने इसी स्टेप में ये अलहदा कर दिया, लेकिन मुझे चाहिए था कि मैं नेक्स्ट स्टेप में करता, लेकिन यहाँ पर ही मैंने कर दी है। चलें खैर, आपको बता दिया मैंने, आगे चलते हैं। आगे इसको सॉल्व किया हुआ है तो हमारे पास जो c की वैल्यू निकल आई ना वो ये वाली निकल आई। अच्छा, अब ज़रा एक और चीज़ आपने समझ लेनी है। एग्ज़ाम्पल नंबर, ये जो एग्ज़ाम्पल है ना ये आपने ख़ुद करनी है। ये वाली जो एग्ज़ाम्पल है ना ये वाली, ये आप ख़ुद कीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लेक्चर लेंथी हो जाता है इसलिए मैं थोड़ा सा स्किप किया है इसको। ठीक हो गया। अब ज़रा आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बताने लगा था आपको कि अगर आपको वो इनिशियल वैल्यू दे देता है, अगर वो आपको इनिशियल वैल्यू देता है तो इट्स मीन कि आपने सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपने उसके जो है वो उनको अलग-अलग कर देना, मतलब वाई और एक्स वालों को अलग-अलग कर देना। ज़रा आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है डी एक्स प्लस एक्स ओवर वाई माइनस साइन वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। तो सिंपल सा काम क्या किया हमने, एक्स वाली टर्म को इक्वल टू m कर दिया और डी वाई वाली टर्म को इक्वल टू n कर दिया। सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास एम वाई नॉट इक्वल टू एन वाई आ रहा है। नो वी फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू बिकम द गिवन इक्वेशन इक्वल टू एग्जैक्ट इक्वेशन। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, एन एक्स माइनस एम वाई ओवर एम कर दिया। अब ज़रा देखें कहाँ गया, ये देखें एम वाई की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो 0 में से कोई चीज़ माइनस तो नहीं ना हो सकती। तो हमने क्या किया, एन एक्स की वैल्यू को पहले रख लिया, माइनस कर दिया 0 वाली वैल्यू को, ओवर डिवाइड कर दिया हमने एम को एम के साथ। ठीक हो गया। एम के साथ एम की वैल्यू हमारे पास 1 है, एम की वैल्यू 1 है, ठीक है ना, 0 नहीं है। वो एम वाई की वैल्यू हमारे पास 0 है, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो वैल्यू आ गई 1 ओवर वाई। अब इसका हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला तो वो हमारे पास वाई आ गया। मतलब कि वाई एक ऐसी टर्म है जिसके साथ हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी, और बाद में सॉल्व करते हैं तो हमारी इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट निकल आएगी। ये आप ख़ुद देखिएगा, यहाँ से ये लेक्चर काफ़ी लेंथी हो रहा है और आप लोग भी बोर हो रहे हैं।
ठीक है ना। तो ये आपने खुद देख लेना है, स्टेप बाय स्टेप है। एम वाई की वैल्यू निकल आई 1 और उसके बाद एन एक्स की वैल्यू भी हमारे पास 1 निकल आई। ये हमारे पास इक्वल टू हो गया एम वाई इक्वल टू एन एक्स हो गया, मतलब कि ये हमारे पास एग्जैक्ट हो गई है। ठीक है, अब हमने इस एग्जैक्ट के लिए फॉर्मूला लेक्चर नंबर 5 वाला ही वही लिखना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये वाला आंसर आ जाएगा। इसकी सिंप्लीफिकेशन आपने देख लेनी है। यहाँ पर ना थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हुई थी, लेकिन वो मैंने फिर उसको दूर कर लिया था। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको परेशान नहीं होना है। अगर कोई आपको कहीं पे मिस्टेक लगती है, देखो इंसान हूँ मैं, इंसान से गलती हो जाती है। मैं अगर आप मेरी को गलती निकाल देंगे ना तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, तो बाकी ये डेरिवेशन जो है ना इसकी, ये आपने खुद चेक कर लेनी है, स्टेप बाय स्टेप है। ठीक है, मैं इसको समझा इसीलिए नहीं रहा कि ये मैंने स्टेप बाय स्टेप किया और इतना तो आप समझ ही सकते हैं ना। आगे चलते हैं, आगे एग्जांपल है हमारे पास, ये वाली एग्जांपल है। एक्स स्क्र वाई माइनस 2x वाई स्क्र डी एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्र वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब ज़रा हम इसको देखते हैं। आपके पास जो भी क्वेश्चन आएगा ना, आपने उसको उसमें से सबसे पहले उसको होमोजीनियस चेक करना है कि आया वो हमारे पास जो है वो होमोजीनियस है कि नहीं है। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इसमें एक्स स्क्र की पावर 2 है और वाई की पावर 1 है, मतलब कि 3 हो गई। और इधर भी एक्स स्क्र एक्स है और वाई स्क्र की पावर 2 और 1 3 हो गई। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, मतलब थ्रू आउट 3 है। इट्स मीन कि ये होमोजीनियस। ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 या 4 में बताया हुआ होमोजीनियस चेक करने का तरीका। अब हमने क्या किया, हमने डी एक्स वाली टर्म को इक्वल टू एम कर लिया और डी वाई वाली टर्म को इक्वल टू एन कर लिया। जब हमने इसको एम और एन किया तो हमने ये देखें, ये इक्वल टू एम आ गई और डी वाई वाली टर्म इक्वल टू एन आ गई है। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ज़रा आपने देखना है कि जी यहाँ पर आप लोग इस स्टेप को देखते हैं। हमने स्टार्ट में ही पढ़ा था कि अगर हमारे पास इक्वेशन होमोजीनियस आ जाती तो हम क्या करते थे, हमने एक्स एम प्लस वाई एन करना है, मतलब कि एम की टर्म को हमने एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और वाई की एन की टर्म को हमने वाई के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके हो गया। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिलेशन आता है वो ये वाला आ जाता है। ठीक है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। हमने स्टार्ट में पढ़ा हुआ था कि हमारे पास इसका आंसर जो इसका इंटीग्रेशन फैक्टर आएगा ना वो आएगा 1/x m प्लस वाई एन। ओके हो गया। अच्छा जी, अब ज़रा देखें कि हमारे पास एक्स एम और वाई एन की वैल्यू क्या आ रही है, ये वाली वैल्यू आ रही है ना। तो हमने इस वैल्यू को नीचे रख दिया तो हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर 1/x स्क्र वाई स्क्र आ गया। अब इस फैक्टर को हम इस इक्वेशन के साथ जो हमारे पास गिवन इक्वेशन 1 है उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और फिर हम m की वैल्यू और n की वैल्यू निकाल लेते हैं। एम वाई की वैल्यू हमारे पास -1/y स्क्र आ जाएगी और एन एक्स की वैल्यू -1/y स्क्र आ जाएगी। इट्स मीन के दीज आर एग्जैक्ट, मतलब एम वाई इक्वल टू एन एक्स आ गया। फार्मूला लगाया, फार्मूला लगाने के बाद हमारे पास जो सोल्यूशन आ जाता है, स्टेप बाय स्टेप मैंने किया है, इसको आपने चेक कर लेना, ये सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा। ओके हो गया। अब ज़रा आगे चलते हैं, आगे एग्जांपल है। एग्जांपल्स काफ़ी लेंथी हैं तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा स्पीड के साथ करवा रहा हूँ, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अगर ना समझ आए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर ये दोबारा समझाएं, तो मैं पॉसिबल है कि मैं वीडियो जो है ना वो दोबारा अपलोड कर दूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो मुझे देखने वाले और सुनने वाले समझने वाले हैं, उनका कोई नुकसान हो। अच्छा, अब हमारे पास y के साथ गिवन है dx और dy के साथ x वाली वैल्यूज़ गिवन है। ठीक हो गया। हमने इसको क्या किया, सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अच्छा, अब ये जो देखें, ये ज़रा हमारे पास जो है ना ये रिलेशन, ये जो हमारे पास गिवन वैल्यू है ये वाली, ये इस फॉर्म में बन रही है, इस फॉर्म में। और ये वाली फॉर्म जो है ये हमने फॉर्मूले में पढ़ी हुई थी।
ये हमने फॉर्मूले पढ़ी। अब आप कहेंगे कि जी x के साथ g है तो g कहाँ पे है? अब भाई g की वैल्यू 1 हो सकती है, ठीक है ना। तो ये हमने ऊपर पढ़ी हुई थी। अच्छा, अब ज़रा हम इसको फिर वही करते हैं, x m करते हैं और y को n के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और इसका फार्मूला जो हमारे पास गिवन होता है वो एक्स एम माइनस वाई एन है, वो किया और इसका सिंप्लीफाई किया तो आपके पास इंटीग्रेशन फैक्टर जो है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो ये निकल आएगा, ठीक है। अब ज़रा हम इसको, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हमने इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करना है। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है हमने इसको इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करना है, और इक्वेशन 1 क्या है, हमारे पास जो क्वेश्चन होता है ना वो ही हमारे पास इक्वेशन 1 होती है, ठीक हो गया। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करना है, ये स्टेप बाय स्टेप है, आप देख लीजिएगा। तो हमारे पास y की वैल्यू एम वाई की वैल्यू इज़ इक्वल आ जाएगी एन एक्स के। सिंपल सा काम, वही फार्मूला अप्लाई किया, फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास एंड पे जो सोल्यूशन है ना वो ये निकला है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है, ये देखें, ये 1/3 है, 3 को उधर ले जाकर c के इक्वल आ गया, 3c को हमने कैपिटल C के इक्वल कर दिया। तो और इस पर कोई मतलब वो नहीं है जिसको कहा जाता है कि जी कोई ना समझ आने वाली बात, ये आप ख़ुद भी समझ सकते हैं। उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह हम जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी। अल्लाह हाफिज़।